आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सार्स कोव 2 में की गई जदीद तहकीक पर बात करूँगा और उसमें हुई जितनी भी पेशरफ्त है उसका भी जायज़ा लूँगा, और जो दिल दहला देने वाले या परेशान कुन इंकशाफात इन तहकीकात में किए गए हैं उसका भी जायज़ा लूँगा। तो आएँ इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं सबसे पहले तो इसमें एक थोड़ा सा छोटा सा खुलासा मैंने बनाया है ताकि मेरे व्यूअर्स को ये बात का आइडिया हो कि मैं इस वीडियो में किस किस टॉपिक पे बात करूँगा। और प्रॉब्ली ये वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा नहीं जाएगी। कोशिश मेरी होगी कि मैं 20 मिनट के अंदर इस वीडियो को ख़त्म कर दूँ। तो सबसे पहले मैं इंटरनेशनल और लोकल केसेस पे बात करूँगा। उसके बाद इस वायरस में हुई अभी तक 3 जो सिग्निफिकेंट यानी कि अहम म्यूटेशंस हैं उन पे बात करूँगा। उसके बाद जो ये वायरस का टी सेल्स पर अटैक करना, यानी कि टी सेल्स ह्यूमन इम्यून सेल्स हैं, जैसे HIV वायरस टी सेल्स पे अटैक करता है, सार्स कोव 2 भी टी सेल्स पे अटैक करता है, इस पे भी बात करूँगा। उसके साथ साथ सार्स कोव 2 का नया रास्ता इन्फेक्शन का, उसके ऊपर भी जायज़ा लूँगा। और जो ये दूसरे अज़ा को असर पहुँचाता है फेफड़ों के अलावा, दिल, जिगर, गुर्दों और दिमाग पे, उसका भी मैं इसमें जायज़ा लूँगा। और एंड पे, इस वीडियो के इख्तिताम पे, मैं अपना एनालिसिस यानी कि तज्जिया और जो मेरा आज का हासिल कलाम होगा, कंक्लूजन और रेफरेंसेस हवाला जात, वो भी साथ साथ इसी वीडियो में होंगे। तो सबसे पहले केसेस पे बात कर लेते हैं। इस वक्त दुनिया में कुल 22 लाख के करीब केसेस रजिस्टर हो चुके हैं, जिसमें से 1,48,000 के करीब अमवात हो चुकी हैं, जो शायद इस वीडियो के रिकॉर्ड करते वक्त इससे भी ऊपर चली जाएं। और 5,56,000 के करीब बंदा रिकवर हो गया है। अमेरिका जो है वो सरे फहरिस्त पे है, उसमें तकरीबन 6.5 लाख से ऊपर केसेस हैं। उसके बाद फिर स्पेन है, इटली है, फ्रांस है, और अगर आप देख सकें तो पाकिस्तान भी अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर के लिमिट में आना शुरू हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन 7,000 के करीब केसेस जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं। तो इस वक्त ये पाकिस्तान की कंडीशन कुछ ऐसी है कि केस केस और केस के बाद एक क्लस्टर बन गया, और क्लस्टर के बाद अब वो क्लस्टर फट गया। अब इन केसेस ने एक्सपोनेंशियली बढ़ना है, ऑलरेडी पहले भी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे थे, तो अब इन्होंने ज़्यादा आपको इसका इम्पैक्ट, इसका जो असर है वो अब ज़्यादा वाज़े तौर पे नज़र आना शुरू होगा। और क्यों इसको इतना ज़्यादा लॉकडाउन को और सोशल डिस्टेंसिंग को डॉक्टर्स क्यों इतना ज़्यादा इन्फोर्स कर रहे हैं, उसकी भी आपको वजह बड़ी आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो ये हैं केसेस के हालात। अगर एशिया के नंबरों में देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त 7वें 8वें नंबर पे है। हमारे से ऊपर जो है वो अभी भी चाइना और ईरान और टर्की, इंडिया, इसराइल, ये ममालिक हमसे ऊपर हैं। पाकिस्तान जो है मेरा ख्याल है 7वें 8वें नंबर पर बनता है यहाँ पे, अगर आप स्क्रीन पे आराम से देख सकते हैं तो। और इसी के साथ मैं बात करूँगा अब आगे कि सबसे पहले जो इसमें 3 सिग्निफिकेंट म्यूटेशंस हुई हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो ये रिसर्च पेपर है, ये छप चुका है, और ये मेरा ख्याल है 7 अप्रैल को छपा है, बिल्कुल रिसेंट छपा है ये। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च है, और इस रिसर्च का सबसे बड़ा हमें फ़ायदा ये है कि हमें ये पता चला है कि ये वायरस किस किस रूट से अटैक करता है, और इसकी अब तक कितनी जो 3 जो पूरी दुनिया में जो अटैक कर चुका है, उन उन अटैक्स के अंदर 3 बड़ी सिग्निफिकेंट म्यूटेशंस जो हैं वो अब तक हमें नज़र आई हैं। सबसे पहली ए है। ए इसका जो है असल में जो अबाउजाद के ज़रिए इसको मिला है जीनोम, यानी कि जो इसका एंसेस्ट्रल जीनोम है वो है, जो बैट्स के ज़रिए आया है, चमगादड़ों के ज़रिए। उसके बाद यूरोप और अमेरिका बरे आज़म जो हैं, यूरोप और अमेरिका के जो बरे आज़म हैं, इन दोनों में ए और सी टाइप के जो वायरस हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाए गए हैं मरीज़ों के अंदर। बी टाइप जो है उसने एशिया को हिट किया ज़्यादातर, और एशिया को हिट करने के साथ साथ ये चीज़ भी एक सामने आई है कि जो बी टाइप है उसको अपने आप को चेंज नहीं करना पड़ा, अपने आप को बदलना नहीं पड़ा, इर्तिकाई निज़ाम से नहीं गुजारना पड़ा। उसकी वजह ये थी कि बी टाइप जो है उसको ज़रूरत नहीं पड़ी। एशिया के लोगों की इम्यून सिस्टम यूरोप और अमेरिका के मुकाबले के लोगों में हल्का था, और वो इम्यून सिस्टम का कमज़ोर होना या हल्का होने का फ़ायदा ये हुआ कि बी टाइप ज़्यादा म्यूटेट नहीं हुआ। सी और ए म्यूटेट हुए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इस वायरस के रिलेटेड कुछ ना कुछ इम्यून सिस्टम में
इंसान के दिफाई सिस्टम में, उधर के इंसानों के दिफाई सिस्टम में कुछ ना कुछ मटेरियल मौजूद था। इसलिए वायरस ने अपने आप को 2 फॉर्म्स में म्यूटेट किया और उसके बाद ए और सी फॉर्म में वहाँ पे जाकर उसने इन्फेक्ट किया। ये इसी रिसर्च पेपर के अंदर से मैंने ज्योग्राफिकल चार्ट एक लिया है। तो इसमें अगर आप देख सकें तो जो काले रंग का मार्क है, काले रंग का मार्क ये आपको बता रहा है, ये भी मैं स्क्रीन पे थोड़ी देर में जूम हो जाएगा, आप आराम से इसको देख भी सकेंगे, पढ़ भी सकेंगे। तो पूरा रूट आप ट्रैक कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आराम से रूट पूरा देख भी सकते हैं। वैसे मैंने ये आर्टिकल नीचे लिंक भी किया हुआ है रेफरेंसेस में, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो अगर आप ये देखें तो ये बैट्स के थ्रू यहाँ पे आया, उसके बाद जो ये येलो रूट है ये सारा चाइना का रूट है, और ये जो बाहर की तरफ लाइंस निकल रही है इसका मतलब है कि ये लोग बाहर की तरफ लेकर गए हैं, इसको फैलाया इन्होंने। और ये बाकी जो है ये तकरीबन 160 के करीब जो है ये टोटल डॉट्स या सर्कल, जो छोटे छोटे डॉट्स भी हैं ये बनेंगे। ये सिग्निफिकेंट म्यूटेशंस नहीं है, नॉर्मल म्यूटेशंस हैं, सिग्निफिकेंट ए बी और सी हैं। सही। तो ये आप आराम से इसको वीडियो रोक के आराम से इसका जायजा ले सकते हैं। ये पूरा रूट, ज्योग्राफिकल रूट बता रहा है कि ये वायरस किस तरह कहाँ कहाँ कैसे कैसे फैला है। इसके साथ मैं अगले मौजू पे आऊँगा अपने। मेरा जो अगला आज का मौजू है वो टी सेल्स के साथ ये वायरस क्या करता है। अब जो टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं ये इंसान का जो दफाई निज़ाम है वो बनाता है, और इनका सबसे बड़ा रोल ये होता है कि ये किसी भी किस्म के जो इन्फेक्टेड सेल हैं या एलियन जो कोई भी इन्वेडर है बॉडी के अंदर, कोई भी आपका जरासीम आपकी बॉडी में है, उसको ये पकड़ के मारते हैं, ख़त्म करते हैं। तो ये करते कैसे हैं कि सबसे पहले उस इन्फेक्टेड सेल की या उस वायरस की, बैक्टीरिया की निशानदेही करते हैं। उसके बाद उसकी मेम्ब्रेन पे जाके या उसकी सेल वॉल पे जाके एक छोटा सा होल बनाते हैं, और उस होल के साथ उसके अंदर एक टॉक्सिक केमिकल इंजेक्ट करते हैं, जिसके बाद वायरस, बैक्टीरिया या इन्फेक्टेड सेल मर जाते हैं उस केमिकल के नतीजे में। अच्छा, अब ये जो वायरस है, ये वायरस क्या करता है, जो सार्स कोव 2 का वायरस है, ये टी सेल को इन्फेक्ट कर लेता है। और टी सेल को कैसे इन्फेक्ट करता है, इसके ऊपर एक यूनिक स्पाइक प्रोटीन तरह का स्ट्रक्चर है, वो टी सेल्स के ऊपर अटैच होता है, और वो टी सेल्स के ऊपर अटैच होकर उसके बाद एक फ्यूजन ट्रिगर करता है, यानी कि दोनों सेल्स को आपस में मिला के जोड़ देता है। उस फ्यूजन के नतीजे में ये दोनों सेल्स, जो वायरस है वो सेल के अंदर चला जाता है, और जो सेल के अंदर जब वो चला जाता है तो वहां जाके वो वायरस को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी वायरस उसका गुलाम बन जा जो सेल है वो उसका गुलाम बन जाता है, और वायरस उसको अपनी मर्जी के तौर पे इस्तेमाल करता है। और वायरस का काम है कि वो इंसानों को तंदुरुस्त ना होने दे। तो होता ये है कि वो डिसेबल, टी सेल का फंक्शन डिसेबल हो जाता है, खत्म हो जाता है। मगर एक डिफरेंस एचआईवी भी, अगर आपको थोड़ी सी रिसर्च आपने की हो तो एचआईवी का जो वायरस है, जो एड्स का वायरस है, वो भी ऐसे ही बीमारी फैलाता है। मगर एचआईवी में और इसमें एक फर्क है, एचआईवी टी सेल्स को अपनी फैक्ट्रीज में कन्वर्ट कर लेता है, और वो टी सेल्स के जरिए और ज्यादा वायरसेस बनाता है, और वो इम्यून सिस्टम को बहुत जल्दी रेप्लिकेट कर करके बिल्कुल डिस्ट्रॉय, तबाह कर देता है। मगर सार्स कोव क्या करता है कि वो सिर्फ टी सेल्स को न्यूट्रलाइज करता है। और बहुत से जो इसमें उन्होंने टी सेल लाइन, जिस रिसर्च पेपर से मैंने ये लिया, उन्होंने जो टी सेल लाइन लैब में क्रिएट की है, उसमें ये देखने में आया है कि जो सेल है और वायरस है दोनों साथ मर जाते हैं। मगर उसका नुकसान ये होता है कि जब टी सेल काउंट कम होता है, तो वो टी सेल काउंट कम होने की वजह से जो है कोरोना वायरस जो है वो एक साइटोकाइन स्टॉर्म ट्रिगर करता है, जो मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, मेडिकल वीडियोस में, अपनी जो मेडिकल के रिलेटेड है। मैं इधर सजेशन में आ जाएंगे, आप वो पहले देख सकते हैं अगर आपको साइटोकाइन स्टॉर्म का नहीं पता। साइटोकाइन स्टॉर्म जो है वो एकदम से एक जो है ना इम्यून सिस्टम का एक ट्रिगर रिस्पॉन्स होता है, और वो उसका मतलब ये होता है कि बस अब मैं जो है वो जाके इसको लड़ना है, वायरस को मारना है। मगर होता ये है कि वो साइटोकाइन स्टॉर्म जो है वो वायरस को नहीं मारता, वो जिस्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, जिसकी सूरत में मौत जो है वो वाक़या हो जाती है। तो ये आगे कुछ मेरे पास फिगर्स भी हैं, ये मैंने इसी रिसर्च पेपर से लिए हैं, और इसमें ये चीज़ जो है अगर आप देखें 293TAS2, ये इसका ओरिजिनल रूट है सार्स का। और अगर आप देखें ये सार्स कोव और सार्स कोव 2 दोनों इसको इन्फेक्ट करते हैं। सार्स कोव 2 ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा इन्फेक्ट करता है, बट सार्स कोव भी इसके साथ साथ है। अच्छा, ये इसका जो है ये दूसरे हुआ HUH HU7 सेल लाइन है, और ये हीला सेल लाइन है। हीला सेल लाइन पे ये बिल्कुल भी नहीं करता, क्यों? क्योंकि उस पे ACE2 रिसेप्टर नहीं होता, इस पे ACE2 रिसेप्टर होता है। जिन सेल्स पे ACE2 रिसेप्टर होता है उनको ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है। सही।
अब ये रिलेटिव एक्सप्रेशन साथ दिए गए हैं, इसके बाद मैं बात करता हूँ रिलेटिव एक्सप्रेशन जो हैं ACE2 के रिलेटेड। जो आपका ह्यूमन टी सेल है, ह्यूमन टी सेल के ऊपर ACE2 रिसेप्टर एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ये उसके जो इन्फेक्शन रेशियो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखें, अगर आप इस लाइन पे देखें, रेड कलर के मार्कर पे देखें, तो आपको इन्फेक्शन रेशियो नजर आ जाएगी, रिलेटिव एक्सप्रेशन नजर आ जाएगा आरएनए का। अच्छा, इन्फेक्शनबिलिटी अब अगली बात करते हैं। इसमें आप जो MT2 सेल जो है ना, ये MT2 सेल, ये एक्चुअली टी सेल का साइंटिफिक नाम है, डिटेल्ड नाम है साइंटिफिक, जो इम्यूनोलॉजी में यूज होता है। तो अगर आप ये देखें तो सार्स कोव इसको इन्फेक्ट नहीं करता, मगर सार्स कोव 2 इसको 2000 के लेवल तक, यानी कि 2000 जो परसेंटेज है या जो भी इन्होंने यूनिट लिया हुआ है, इसका यूनिट अभी उसमें क्लियर नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी इम्यूनोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मुझे उस लेवल पे इसकी यूनिट की क्लैरिटी नहीं है कि इम्यून सिस्टम में इसका क्या यूनिट है। बट ये सेल काउंट है, इतना मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। तो ये सेल काउंट 2000 सेल काउंट तक इसने इफेक्ट किया है। और इसी के साथ साथ इसकी इन्फेक्शन एबिलिटी जो है A301, इसमें भी इसी हद तक जो है वो ऑब्जर्व की गई है, देखी गई है। तो अगर आप ये देखें तो जो रेड कलर में ये अगर आप ये सार्स कोव 2 है और ये सार्स है, ठीक है। तो ये सार्स कोव 2 जो है, इसने इस लेवल तक इन्फेक्शन 8000 के लेवल तक, तकरीबन 8000 से ऊपर ही बनता है, इन्फेक्शन किया, जबकि सार्स या जो मॉक टेस्ट हैं वो इतने ज़्यादा इन्फेक्शियस नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक और, ये माइक्रोस्कोप की फील्ड के अंदर ये जो पुरानी फिगर है वो भी जूम इन हो जाएगी, ये भी फिगर आपको जूम इन मिल जाएगी। ये जो फिगर है इसमें आप देख सकते हैं कि ये टी सेल को किस तरह अटैक करता है। सार्स कोव देखें, टी सेल पे अटैक नहीं कर रहा, यहाँ पे टी सेल मौजूद हैं, इसके अंदर ये टी सेल्स मौजूद हैं। और आप अगर देखें तो ये जो येलो कलर के छोटे ग्रीन कलर के पार्टिकल्स हैं, ये वायरसेस हैं। तो अगर आप गौर करें तो ये वायरसेस जो हैं वो टी सेल्स पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहे, ठीक है। जबकि सार्स कोव 2 के केस में ये वायरसेस जो हैं डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम भी है, क्योंकि अगर ये इस रूट से फैलता है, अगर ये टी सेल्स को अफेक्ट करता है, तो जिस तरह से HIV फैलता है ब्लड इन्फ्यूजन से, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से, ये डिजीज प्रोबेबली इंसानों के साथ इसी तरह अटैच हो जाएगी। और अगर इसी तरह से अटैच हुई तो मेरा ख्याल है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो शायद जिस तरह एड्स की प्रिवेंशन हैं उस तरह की प्रिवेंशन में शामिल हो जाएगी। और जिस तरह से हम लोग HIV एड्स की स्क्रीनिंग करते हैं ब्लड टेस्ट करते वक्त, या इस तरह से करते वक्त सार्स कोव 2 की भी स्क्रीनिंग और ब्लड टेस्ट होंगे। तो ये एक बड़ी खतरनाक और बड़ी बुरी सिचुएशन है, अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करें। ये तस्वीर भी थोड़ी देर में जूम हो जाएगी, आप इसको आराम से इसका जायजा ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये अनइन्फेक्टेड MT2 सेल वर्सेस इन्फेक्टेड MT2 सेल्स, यानी कि ये आपके टी सेल्स हैं, अनइन्फेक्टेड और इन्फेक्टेड। अगर अनइन्फेक्टेड की रेशियो देखें 1 आवर पोस्ट इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन के बाद घंटे बाद जो ऑब्जर्व की गई हैं, तो 0.4 जो है वो अनइन्फेक्टेड रह गए हैं, और 5.51 इंटू पावर ऑफ दिस 10 पावर 4, यानी कि ये तकरीबन 5-6 हज़ार सेल्स जो हैं वो इन्फेक्टेड हैं, एज कम्पेयर टू दूसरा जो सिर्फ 400 के करीब बनते हैं। तो ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है, और ये उसका 24 आवर्स के बाद का लिया गया है। तो 24 आवर्स में इन्फेक्शन 23.6 इंटू 10⁴, यानी कि 23.6 के आगे 4 और जीरो लगा लें आप, इसी 6 के बाद आगे 4 और जीरो लगा लें, तो ये तकरीबन 23 लाख के करीब शायद पहुंच जाता है। तो 23 लाख के करीब जो है वो वायरस ने सेल इन्फेक्ट कर लिए हैं, जबकि इसके मुकाबले में यहाँ पे शायद, आई एम सॉरी, यहाँ पे शायद इसने कुछ भी नहीं, जो रिकवर सेल हैं या जो सेव्ड सेल हैं, अनइन्फेक्टेड सेल हैं, वो बहुत कम है। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग और बड़ी खतरनाक थ्योरी और इंकशाफात हैं। ये थ्योरी नहीं है अब, ये तो मेरे ख्याल में साइंटिफिकली प्रूव हो गई है, क्योंकि ये रिसर्च पेपर्स में अब छप रही है। ये सारा डाटा जो है, ये जो डिसीज्ड पेशेंट्स हैं या जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं, उन सारों से ये कलेक्ट किया गया डाटा। ये रिसर्च पेपर आप डिटेल में देख सकते हैं, इसका मैंने रेफरेंस नीचे बॉटम में दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये जो CD147 वाला रूट है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। जो CD147 है ना, इसको बेसिजिन और एम्प्रिन के नाम से भी जाना जाता है। बेसिजिन जो है वो एक्चुअली एक रिसेप्टर है रेड ब्लड सेल के ऊपर, जो कि मलेरिया को प्रमोट करता है, प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन इन्वेजन को प्रमोट करता है। इस चीज से एक कनेक्शन साबित होता है कि जो एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं वो इस वायरस के खिलाफ क्यों इफेक्टिव हैं। उसकी वजह यह है कि ये उन रिसेप्टर्स पे भी लगता है जहां पे प्लाज्मोडियल इन्फेक्शन या मलेरियल इन्फेक्शन होती है। तो CD147 को भी ये CD147 भी इसका एज अ रिसेप्टर बिहेव करता है,
और उसका रिसेप्टर बिहेव करने का नुकसान ये है कि आपके रेड ब्लड सेल्स को भी ये अफेक्ट करता है। और रेड ब्लड सेल्स अगर आपके ज़्यादा अफेक्ट होंगे तो एक तो फेफड़ों के अंदर सांस की कमी हो रही है, फेफड़ों के अंदर स्पेस नहीं है इस वायरस की वजह से, ऑक्सीजन ऑलरेडी बॉडी में कम है, और जो रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी कर भी रहे हैं वो भी जब ये ख़त्म करना शुरू कर देगा और उस पर भी अटैक करना शुरू कर देगा, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो इंसान के लिए क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो इसका अलबत्ता एक इसका जो एक इसकी एंटीबॉडी एंटी CD147 एंटीबॉडी एग्जिस्ट करती है। खैर ये एक बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, और वो गुड न्यूज़ ये है कि ये इसकी जो SARS-CoV-2 है इसकी एंटीवायरल ड्रग बनाने में ये एक बड़ा अच्छा क्लू हो सकता है हमारे लिए। तो मैंने ये इसलिए यहाँ पे शामिल की कि बेशक बैड न्यूज़ ज़्यादा हैं, बुरी खबरें ज़्यादा हैं, मगर अच्छी खबरें भी साथ साथ आ रही हैं। तो अगर तो ये रूट कामयाब हो जाता है हमारा इसको एंटीवायरल ड्रग में ट्रांसफॉर्म करने का, तो इट विल बी अ सक्सेस फॉर ह्यूमैनिटी। ये जो है मैंने आर्टिकल पढ़ा था जिसमें इन्होंने चाइना के अंदर, ये चाइना का फिगर्स हैं। अब मैं बजाते खुद चाइना के फिगर्स के ऊपर एक शक की निगाह से देखता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है किस तरह का सिस्टम एग्जिस्ट करता है, हुकूमत का अथॉरिटेरियन रूल है, दे कंट्रोल द मीडिया, दे कंट्रोल एवरीथिंग, नो फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड नथिंग लाइक दैट। तो उसका नुकसान ये है कि वहाँ पे जो भी फिगर है वो हुकूमत अप्रूव करती है तो आते हैं। तो इसलिए मैं ज़रा सा उसके मामले में स्केप्टिक हूँ, तशवीश का इजहार करता हूँ। खैर 34 पेशेंट्स जो कि उन्होंने पूरे हॉस्पिटलाइजेशन के कोर्स में ऑब्जर्व किए, उन्होंने देखा कि बेशक वो ठीक भी हो गए हैं, ठीक होने के बाद सीवियर और माइल्ड डिजीज दोनों में देखा, तो उनके जो सेकेंडरी बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं जिसमें लिवर फंक्शनिंग है, हार्ट फंक्शनिंग है, ब्रेन फंक्शनिंग है, किडनी फंक्शनिंग है, मेल्स में जो है वो जेनिटल्स पे भी इफेक्ट करता है। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं वो नॉर्मल नहीं थे हुए, वो माल फंक्शनिंग कर रहे थे ऑर्गन्स। और जब उन्होंने ये देखा तो वो उसमें चीफ जो थे वो प्रॉब्लम लिवर माल फंक्शनिंग और हार्ट वीकनिंग थे। वो ये इसलिए कि जो लिवर है वो बॉडी का पावर हाउस समझा जाता है आसान ज़बान में। तो जब पावर हाउस को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो पावर हाउस पावर क्रिएट नहीं करेगा, जब वो पावर क्रिएट नहीं करेगा तो उसके जो सेल्स हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे, डाई आउट हो जाएंगे। जब वो डाई आउट होंगे तो वो फाइब्रोसिस क्रिएट करेंगे और ओवरऑल लिवर का जो फंक्शन है उसको अफेक्ट करेंगे, एज कम्पेयर टू हार्ट वीकनिंग। हार्ट वीकनिंग ये है कि हार्ट भी इसी तरह ऑक्सीजन रिच सप्लाई के बगैर हार्ट अच्छा काम नहीं करता, और हार्ट कमज़ोर हो जाए तो वो प्रोबेबली कार्डियक अरेस्ट और इस तरह की कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को जन्म देता है। अच्छा, अब इसमें सबसे खतरनाक वाली बात यह है कि जो पेशेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिसऑर्डर्स जैसे दिल का मर्ज है, दिल का मर्ज लाहक है, जिगर का, खून का या फेफड़ों का मर्ज कोई लाहक है ऑलरेडी किसी मरीज को, तो उनके अंदर कोविड-19 कितना नुकसान पहुंचाएगा, बेशक वो ठीक भी हो जाएं, तो मेरा ख्याल है वो उसका उसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है, उस नुकसान का तखमीना करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि एक ऑलरेडी डैमेज्ड बॉडी के अंदर इस तरह का वायरस जो कि एक हेल्दी बंदे को डैमेज कर रहा है, तो वो मेरा ख्याल है ये काफ़ी बड़ा जो है प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम जो है ना वो सबसे ज़्यादा रिडल करता है इसी इसी जगह पे, एक पहेली है इंसानों के लिए। और इसी के साथ साथ उसमें एक और चीज़ मैं इसमें माल फंक्शनिंग में बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है मगर मैं आपको बता देता हूँ वैसे, कि जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं वो भी एक ऑटोम्यून प्रॉब्लम बन जाता है। तो जो ऑटोम्यून प्रॉब्लम्स है ना उनके अंदर ये ब्लड क्लॉट्स भी छोड़ देता है ऑर्गन्स में, जैसे ब्रेन है, हार्ट है, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और लिवर और किडनी है, इनके अंदर ये ब्लड क्लॉट्स भी बना देता है, लंग्स में भी। तो ये जो ब्लड क्लॉट्स हैं वो इन द लॉन्ग रन डैमेजिंग होते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए। और इसी के साथ साथ जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनके अंदर अगर ये ऑटोइम्यून प्रॉब्लम किसी प्रेग्नेंट औरत को है, तो हामला औरतों में ये क्या करता है कि ये मिस कैरेज या स्टिल बर्थ को भी एक प्रोबेबिलिटी है कि ये देगा, वजह बनता है उसकी। तो अभी इसमें एक ये चीज़ है कि सिर्फ इसमें चाइनीज़ डाटा, मैंने यहाँ पे चाइनीज़ डाटा मेंशन किया, मगर इस आर्टिकल के अंदर आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा इंटरनेट से, इस आर्टिकल के अंदर यूरोपियन और अमेरिकन डाटा भी कंक्लूड हुआ है। सैंपल साइज इसका छोटा है
मगर अगर सैंपल साइज आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से आप पेशेंट रिकवर हो रहे हैं उसमें सैंपल साइज अगर आएगा तो पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये डिजीज किस हद तक नुकसान पहुंचा चुकी है किसी भी रिकवर्ड इंसान को। और ये तो कुछ मतलब इन्होंने हांगकांग के अंदर कुछ जो मरीज रिकवर हो गए हैं उनकी रिपोर्ट्स मतलब कंप्लेंट्स आई हैं ठीक होने के बाद कि वो काम अब नहीं कर सकते, फटीग वाले, स्टेमिना वाले, जो वो पहले बड़े आराम से कर लेते थे। तो इसका मतलब ये है कि ये डैमेज अच्छा खासा करता है। काफ़ी चीज़ें इसके बारे में अननोन है, काफ़ी चीज़ों का इंसानों को अभी नहीं पता कि ये कोविड-19 कितना नुकसान पहुँचा रहा है, सार्स-कोव-2 कितना नुकसान पहुँचा रहा है, किस तरह से ये एक्ट करता है, किस-किस जगह को ये टारगेट करता है। तो ये एक जो पहेली है, ये टाइम के साथ, तहकीक के साथ, रिसर्च के साथ और इस पे फेयर और ओपन डाटा की डिलीवरी के साथ ही पता चलेगा कि ये किस हद तक डैमेज कर सकता है पूरी इंसानियत को। ये मेरा एक छोटा सा तजिया है। मेरा अब इसमें इस पूरी बात पे तजिया और जो मेरा हसले कलाम है वो ये है कि अगर तो हमारी रिसर्च जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं और जो इसके प्रॉब्लम्स हैं वो पहले तो ये है कि हमें पता अभी चलने हैं, अभी तो हमें पता नहीं चले। इस पैंडेमिक से जितने मसाइल बनने हैं उनका भी हमें नहीं पता। तो अभी जब उनका हमें पता चलेगा उसके बाद हमें जो है ना इस कोरोना वायरस को सही तरीके से डील कर सकते हैं। प्रॉब्ली अगर इसकी कोई सेकंड वेव आती है तो उसको हम मैनेज भी कर सकते हो। मगर अभी फर्स्ट वेव तो जितने भी ज़्यादा इंसान हैं उनको ये इफेक्ट भी करेगी और अनफॉर्चुनेटली उसमें इंसान मरेंगे भी। और उसके साथ साथ जितना जो 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 पेशेंट रिकवर हो रहे हैं ना उनका डाटा बड़ा वाइटल और बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत शदीद उसकी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उनके ज़रिए एक तो ये कि आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बंदा जो है उसका इम्यून सिस्टम किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, उसके इम्यून सिस्टम को किस हद तक डैमेज हो गया है, नुकसान पहुंच गया इस वायरस से, उसके दिल, जिगर, गुर्दों और दिमाग को और फेफड़ों को किस हद तक नुकसान पहुंचा इस वायरस से। तो जो रिकवर्ड पेशेंट्स का डाटा है वो जो जितने भी मुल्क इसको होल्ड करके बैठे हैं और वो पब्लिक नहीं कर रहे और नहीं बता रहे साइंटिफिक कम्युनिटी को, मेरा ख्याल है वो क्राइम है, वो नहीं करना चाहिए और इसको पब्लिक करना भी चाहिए, बताना भी चाहिए ताकि लोग और साइंटिस्ट खास तौर पर जो इस फील्ड में काम करते हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट, वायरोलॉजिस्ट, वैक्सीनियोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जितने भी इस फील्ड मोलेकुलर और सेलुलर बायोलॉजिस्ट, जितनी भी इस फील्ड से ज़रा सा भी रिलेटेड लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं दिन रात, वो इस चीज़ का अच्छा फ़ायदा उठाएं और इसका कोई इलाज या इसका कोई तदबीर जो भी वो ढूंढ सकते हैं वो ढूंढें और इसको एक पाया अंजाम तक पहुँचाएं। एक मेरी ये अपनी ऑब्जर्वेशन है कि जितने भी मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं उसमें इस वायरस का जो ना वो मल्टी डायरेक्शनल असॉल्ट है। अगर आपने ट्रेडिशनल वायरसेस का आपको पता हो ज़रा सा, तो ट्रेडिशनल वायरसेस एक स्पेसिफिक एरिया पे असॉल्ट करते हैं। जैसे पोलियो वायरस था, पोलियो वायरस सिर्फ लोअर सेंट्रल सिस्टम नर्वस सिस्टम यानी कि आपकी लोअर बैक और टांगों पे इफेक्ट करता है, उसके अलावा वो कहीं पे इफेक्ट नहीं करता। इस तरह जो रेबीज है वो सिर्फ आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे इफेक्ट करता है और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से वो क्लाइम करके दिमाग पे जाता है, उसके बाद दिमाग जब वो कंट्रोल करता है तो उसके बाद फिर वो इंसान वो पागल हो जाता है, सारा कुछ अल्लाह माफ करे उस बीमारी में होता है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें और जो वायरसेस हैं जो जिस तरह डेंगू वायरस है, डेंगू वायरस भी अजीब सा है मगर डेंगू वायरस जो है वो एक स्पेसिफिक टारगेट करता है, ब्लैक डेथ एक स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट करता है। इसी के साथ साथ न्यूमोनिक प्लेग्स जितने भी हैं स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट करते हैं। हर वायरस जितना भी नेचर में पाया जाता है वो स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट करता है, वो पूरा ऑल आउट असॉल्ट नहीं करता पूरे जिस्म पे। मगर अगर आप इसको ये देखें ना, इस वायरस पे गौर करें और अब तक जितनी मैंने तहकीक कर ली इस वायरस पे, तो मुझे जो है ना वो ज़्यादा चांस लगते हैं कि ये लैब में जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस है और नेचुरली इवॉल्व वायरस नहीं है। जो नेचुरली इवॉल्व वायरस होते हैं ना वो अपने आप को इस तरह से प्रोग्राम करते हैं कि वो एक स्पेसिफिक टारगेट, क्योंकि उनकी एक स्पेसिफिक नीड होती है, वो स्पेसिफिक टारगेट पे अटैक करें। मगर ये अब आपका ये वायरस जो है ये रेड ब्लड सेल्स को भी इफेक्ट करता है, ये टी सेल इम्यून सेल्स को भी इफेक्ट करता है, ये फेफड़ों को इफेक्ट करता है, किडनीज को इफेक्ट करता है, हार्ट को इफेक्ट करता है, लिवर को इफेक्ट करता है, ब्रेन को इफेक्ट करता है। तो मतलब नजर आता है कि ये पूरी फुल बॉडी असॉल्ट करता है, ये एक टारगेट एक चीज पे टारगेट नहीं करता। तो ये बड़े आराम से एक क्लू देता है समझदारों के लिए, तो बड़ा अच्छा क्लू है कि ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस है, लैब क्रिएटेड वायरस है, इट्स नॉट अ वायरस दैट कुड एग्जिस्ट इन नेचर एट एनी टाइम। तो जो एंटी CD14 एंटी CD147 एंटीबॉडी है वो एक उम्मीद की किरण है।
उससे हम सार्स कोव 2 का अगर उस पे फर्दर रिसर्च की जाए तो सार्स कोव 2 का जो एंटीवायरल वैक्सीन है उससे क्रिएट की जा सकती है। और इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो कहीं नहीं जा रही, वो रहने वाली है। और उसकी वजह ये है कि ये टी सेल्स के ऊपर अटैक करता है, जैसे एचआईवी वायरस टी सेल्स पे अटैक करता है। और अगर ये वायरस कोई ऐसा रूट ढूंढ लेता है, ब्लड इन्फेक्शन तो गारंटीड है, ब्लड इन्फेक्शन तो होगी होगी अगर आप कंटेमिनेटेड ब्लड लगाएंगे। मगर अगर सार्स कोव 2 को ऐसा रास्ता ढूंढ है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होने लग जाता है, तो प्रोबेबली इंसान जो है ना एज अ स्पीशी, वो मेरा ख्याल है दुनिया से कुछ अरसे बाद खुद ही खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ साथ ये रेफरेंसेस हैं, इन रेफरेंसेस से मैंने ये सारी डिटेल सर्च की है। जो पहले 3 मैंने एज यूजुअल आपको पहले बताया था कि ये रिसर्च आर्टिकल हैं, पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं, इनकी डेट्स भी मैंने साथ डाली हुई हैं। और बाकी के जो 3 हैं वो एक डेफिनेशन नीचे बेसिजन की, वो भी आप देख सकते हैं। और बाकी के जो 2 हैं वो अखबार में छपे हुए आर्टिकल्स हैं, इनको आप देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपने कुछ सीखा इस वीडियो से, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली, आपको कोई नई बात सीखने को मिली, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इसके साथ साथ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को इस बीमारी के बारे में पता होगा, उतना ज़्यादा लोग इससे बचने की तदाबीर पर अमल करेंगे, इसको सीरियस लेंगे, इसको संजीदगी से लेंगे तो इससे बचेंगे। अगर आप इसको मजाक में डालेंगे, इसको किसी भी किस्म के तोहम परस्ताना अकायद की वजह से इसको मजाक में डालेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छा खासा नुकसान आपका कर सकता है। इस चीज़ को सिर्फ गौर इस अब रखें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, सब लोगों के साथ इसको शेयर करें, उनको इन्फॉर्म रखें। और अगर आपको मेरा चैनल ठीक अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छा लगा है, आप इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं, इन्फॉर्म्ड रहना चाहते हैं, तो मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब भी करें। और इसी के साथ साथ मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।